हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन करेंगे। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैं आज सिर्फ आपको एक ही रिएक्शन विद मैकेनिज्म करवाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम बेंजीन कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन ले लिया, इसे Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो एनहाइड्रस FeCl3 भी लेके चल सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। टेम्परेचर रेंज जो है वो 310 से 320 केल्विन के बीच में रहेगी। ओके, तो इस रिएक्शन को जब आप इस रिएजेंट के प्रेजेंस में प्रोसीड करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट है हमें बनाना है हेलो एरीन। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। हेलो एरीन बन गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिल गया ना हमें, यही हम बनाना चाह रहे थे, तो ये बन गया। एक्चुअल में इस रिएक्शन में ऐसा हुआ क्या और ये किस लिए डाला हमने, इसका तो कहीं यूज नहीं है। एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया और एक क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, दो क्लोरीन यूटिलाइज हो गई। अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच हुआ है तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिर इस रिएजेंट का क्या काम है यहाँ पे, तो उसके लिए देखिए इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले जो AlCl3 होता है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा इस Cl के साथ में। दो क्लोरीन है ना, Cl2 ऐसे खोल के लिख सकते हैं। एक जो क्लोरीन है, अब हमें ये पता है AlCl3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, लेविस एसिड की तरह काम करता है। लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये ऐसे कंपाउंड को लेने की कोशिश करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जैसे ही क्लोरीन को अप्रोच करेगा तुरंत क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 के अंदर, और AlCl4 आते ही इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। एक क्लोरीन बचा हुआ है, अगर ये क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, Cl पॉजिटिव। अब इन पे अपोजिटली चार्ज प्रेजेंट है तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनेगा लेकिन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। सेकेंड स्टेप, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि AlCl3 जो है ये किस लिए यूज किया गया था। ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इस तरीके की स्पीसीज जनरेट करेगा। अब हमारी मेन जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी किस किस के बीच में, बेंजीन और जो ये नया कंपाउंड बना है AlCl4 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये अटैक करेगा यहाँ इसके ऊपर। जैसे ये अटैक करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ आ गया, जैसे यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी के जो दो बॉन्ड है वो एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो क्लोरीन यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट था इसके पास, वो भी यहीं प्रेजेंट रहेगा, वो कहाँ जाएगा, प्लस AlCl4 नेगेटिव एज इट इज प्रेजेंट है, क्लोरीन इसके ऊपर अटैच हो चुका है। तो अब ये जो स्पीसीज है आपकी, यहाँ पर जो स्पीसीज बनी है इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अगर आप बना के दिखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाना चाहे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ वो एक काफी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ आ गया, ये एज इट इज प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट था। इस कार्बन के तो बॉन्ड अभी भी सेटिस्फाइड है लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड एज इट इज। अब ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, जैसे ये यहाँ मूव करेगा तो दोबारा से स्ट्रक्चर के अंदर चेंजमेंट आ जाएगी और ये किस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पर था ही ClH और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है ये किस टाइप की बन जाएगी, ClH, और यहाँ पर इतने के अंदर कैसा चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। देखिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्लोरीन मैंने इस पोजीशन पे अटैच करके दिखाया है, जरूरी नहीं है आप इस पे अटैच करें क्योंकि बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। अगर आप चाहें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ पर भी अटैच करके दिखा सकते हैं तो भी वो करेक्ट रहेगा। ऐसे करें, ऐसे कर सकते हैं, अगर फर्स्ट पोजीशन पे दिखाना चाहें तो वहां कर दें। तो इसकी इतनी सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बन रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस
ये जो कंपाउंड हमारा बन रहा है, जो आयन हमारा बन रहा है यहाँ पे, इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब जो ये स्टेप था, ये देखिए फर्दर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। ये जो AlCl4 है यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तब तक ये तो अनस्टेबल रहेगा। ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तुरंत ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, यहाँ पे वापस से मूव कर जाएगा। तो हमारी स्ट्रक्चर किस तरीके की बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है ही, और ये जो बॉन्ड थे ये कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में इसने एक हाइड्रोजन लिया है यहाँ से, वो बना देगा HCl, और AlCl3 जिस फॉर्म के अंदर लिया था सेम उसी फॉर्म में और उतने ही अमाउंट में यहाँ से रिटेन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिल चुका है जो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर बना था। ये था इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मैकेनिज्म को लिख के ट्राई करेंगे 2 से 3 बार तक, उसके बाद ही आपके ये समझ में आएगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सिर्फ ये बताती है कि ये जो आयन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि ये तो स्टेबलाइज हो गया लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेने की कोशिश करेगा ताकि HCl बना सके। HCl जैसे ही यहाँ से निकलेगा, AlCl3 दोबारा से अपनी इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ये भी हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये तो हम उन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस पे किसी भी पोजीशन के ऊपर बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे क्लोरीन जाके अटैच हो सकता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हैं तो वो भी अटैच हो जाता। लेकिन अगर ऑलरेडी एक पोजीशन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हैलोजन ग्रुप का और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमें अटैच करवाना है, तो किस तरीके से करेंगे रिएक्शन को वो देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो क्लोरीन प्रेजेंट है, तब यहाँ तो ये क्लोरीन आके अटैच हो नहीं सकता। इसका मतलब इस पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर अटैच होगा। तो देखिए इसकी जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही चार्ज आएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर कभी भी चार्ज नहीं आता है। इसका मतलब है यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो या तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड या फिर ये मिक्स भी बन सकते हैं, दोनों भी बनेंगे पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ये ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दोनों ही बेंजीन के कंपाउंड है। इसमें से जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पैरा वाला रहता है और जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो वाला रहता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ब्रोमीन भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लेके चलते हैं तो आप ब्रोमीन के साथ भी अटैच करवा सकते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 ले लो या फिर क्या ले सकते हो आप यहाँ पे FeCl3 का भी यूज कर सकते हो, वो भी सही रहेगा, गलत नहीं है। प्रोडक्ट यहाँ भी सेम बनेंगे एज इट इज, ब्रोमीन एक बार ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक बार पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, जिस वजह से रिपल्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और स्टेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ टोल्यूइन, जरूरी तो नहीं है हर बार यही चीज़ मिले, ये भी मिल सकता है हमें, और इसके ऊपर अगर हमें अटैच करवाना है तो भी आप एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 अपनी चॉइस को कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अब यहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट कैसे मिलने वाले हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन हो गया और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ भी जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आयोडीन के बारे में, ओके, अगर मैं इसके अंदर आयोडीन ऐड करवाना चाह रही हूँ तो उस टाइम पे जो रिएक्शन हमारी होगी वो रिवर्सिबल डायरेक्शन के अंदर होती है। आयोडीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा लेकिन जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HI, और HI जो होता है ये ऑक्सी जो आयोडीन है इसको रिड्यूस करवा देता है और इस वजह से क्या होता है ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देती है। जैसे इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी थोड़े से अमाउंट में इंक्रीज होगी तुरंत ये HI क्या करेगा, इसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट करवाना शुरू करवा देता है, यानी दोबारा से I2 के अंदर कन्वर्ट करवा देगा आयोडीन को। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जब भी इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाते हैं तो या तो HNO3 की प्रेजेंस में या फिर
HiO3 की प्रेजेंस में, इन दोनों में से किसी भी एक एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे ताकि ये स्टेबल रहे और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ना जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन ना रहे, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जाए। और जो HI है वो अगर हम इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये दोबारा से आयोडीन के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा, I2 के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा पाता इस आयोडीन को, ठीक है। तो इसकी जो ड्रॉबैक थी वो और कम हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसे हम किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में फॉलो नहीं करवाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें HNO3 या फिर HiO3 डालना पड़ता है ताकि इस रिएक्शन को स्टेबल बनाया जा सके और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने से रोक सके। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट आपका, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।